क्या अभी से पढ़ के नीट के पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है या उसको क्रैक किया जा सकता है? दिस डाउट मुझे लगता है कि नीट के हर एक एस्पिरेंट के पास होगा। अभी हम छोड़ देते हैं कि हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है, कब एग्ज़ाम है। थोड़ा मैं अपने बारे में आप सबको बताऊंगा, फिर आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि जब मैं रैंक 52 लेके आ सकता हूँ, इंडिया के बेहतरीन कॉलेज से एमबीबीएस कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि जैसे आपने मेरे चैनल पे एक वीडियो देखा होगा, मेरा स्कूल। उस वीडियो पे बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आपकी वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा इनकरेज मिला कि आप एक छोटे से गांव से एक ऐसा स्कूल जिसने कभी सोचा नहीं होगा, है ना, ज़मीन पे बैठ के आप पढ़ के और इतने बड़े मेडिकल कॉलेज में गए, तो हमें और ज़्यादा बल मिल रहा है कि हम भी नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो जब मैं 10th पास आउट किया गांव से और जब दिल्ली आया, तो मुझे आइडिया नहीं था कि नीट में क्या पूछा जाता है, नीट की कोचिंग कहाँ से ली जाती है। मेरे फैमिली में कोई भी डॉक्टर है ही नहीं, अभी भी नहीं है, मैं ही इकलौता हूँ, तो कोई बताने वाला नहीं था। धीरे धीरे सीखता गया, लोगों से बात करते गया, स्टूडेंट मतलब कि जो 11th में यहाँ पे स्कूल में 11th और 12th होता है, वो वहाँ पे बात करने लगा, पता लग गया। जब मैं 12th में आया तो पता चला कि नीट एक एग्ज़ाम होता है जिसमें 11th और 12th के चीज़ें पूछी जाती हैं, और आप 12th में रह के भी मतलब फॉर्म भर सकते हो और नीट को क्रैक कर सकते हो। तो मैंने पापा से बात किया कि मुझे नीट को देना है, इसमें डॉक्टर ऐसे बनते हैं। तो मैंने एक छोटे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया। तो हाँ, मेरा पूरा 11th वेस्ट बर्बाद था, क्योंकि एक तो मीडियम चेंज था, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट था, बहुत कम समझ में आ रहा था। 12th में जाकर चीज़ें समझ में आने लगी, क्योंकि एक साल हो गया था, चीज़ें धीरे 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 धीरे। अब मैंने ठान लिया था कि जो भी मैंने 10th तक जो भी चीज़ किया है छोड़ देते हैं, अब से पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं 11th में आया, भले ही मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती थी, बट मैं पढ़ता बहुत ज़्यादा था, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, है ना। तो चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी मुझे, मैं फ्रैंकलिन स्पीकिंग कि मुझे चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, स्टिल मैं पढ़ता था। सेम आपके साथ भी इवेंट हो रहा होगा, जैसे फिजिक्स आपको समझ में नहीं आती है, बट आप क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है। कब तक समझ में नहीं आएगा? आज, कल, परसों, एक ना एक दिन फिजिक्स को आना ही पड़ेगा। अगर आप लगातार प्रयास करेंगे ना, तब ये हो पाएगा, छोड़ना नहीं है। तो मैंने छोड़ा नहीं था। 11th मेरा बहुत ही कमज़ोर था, बहुत ही बर्बाद था, बट जैसे 12th में आया, मैंने ओवरकम करना शुरू किया, और लास्ट 12th में मेरा उस दफ़ा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने ड्रॉप लिया फिर से। ड्रॉप में अच्छे तरीके से पढ़ा, और आपको पता है ड्रॉपर की कहानी बड़ी ही ख़राब होती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है फैमिली के ऊपर, फैमिली के तरफ से दबाव होता है, अपने अंदर भी ऐसा लगता है कि यार अब नीट क्रैक नहीं कर पाएंगे तो शायद कुछ दूसरा करियर ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा, अपने ड्रीम के साथ समझौता करना पड़ेगा। बहुत सारे अंदर ही अंदर मन में चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे आपके साथ चल रही हैं। आपके पूरे दुख और दर्द को मैं समझ सकता हूँ। लास्ट में क्या होता है, शुरुआती दौर में बड़ा जोश रहता है कि हम बढ़िया पढ़ेंगे, बहुत सारे रेफरेंस बुक पढ़ेंगे, फिजिक्स के लिए ऐसा अरोड़ा, डीसी पांडे, एचसी वर्मा तक सॉल्व कर लेंगे, है ना, फिजिकल केमिस्ट्री में ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा शुरुआती दौर में था। बट जब जैसे जैसे जब नीट का एग्ज़ाम पास आता है ना, तो ये सारी बुकें फेंकना पड़ता है, और एक ही बुक का रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एनसीईआरटी, जो कि मतलब कि नीट के लिए रामायण, गीता, कुरान सब चीज़ है। बट उस एनसीईआरटी के लाइन को समझना बहुत ही टफ है। आप रटे हुए ज्ञान को अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में लेके जाएंगे, तो उससे आप क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कर सकते, उससे आप उस क्वेश्चन आएगा तो आप भूल जाएंगे। तो एनसीईआरटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि मेरे पास भी ऑलमोस्ट 6-7 महीने होते थे ड्रॉप जब मैंने किया, और वहाँ से मैंने एक्सेलरेट करना शुरू किया बहुत ही दमदार तरीके से। और आज मैं अपने मतलब कि जो मेरे साथ चीज़ें हो रही थी वो मैं शेयर करूंगा, ताकि आप भी जो मैंने किया है वो आप भी कर सकें, और आप भी एक रैंक होल्डर हो सके। सो नीट का एग्ज़ाम का जो डेट है, टेंटेटिव डेट है, वो 7 मई 2013 है। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ठीक है, वो सबके साथ हो सकता है, बट अभी के लिए मान के चलते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 7th में है। बहुत सारी वीडियो आ रही हैं यूट्यूब पे कि जून जुलाई में होगा, बट
जब तक ऑफिशियल न्यूज ना आ जाए तो आप 7 मई तक मान के चलिए। आपके पास दिन कितने हैं? 90 दिन सिर्फ हैं। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 30 दिन 30 दिन 30 दिन मैं मान के चलता हूँ, फरवरी में 30 दिन नहीं होता, फिर भी मान के चलता हूँ। तो 90 दिन आपके पास रिमेनिंग है। आप कहेंगे कि अरे आपने अप्रैल और मई को क्या मतलब कि मार्च और अप्रैल को क्यों नहीं काउंट किया? तो मार्च एंड अप्रैल जो 60 दिन है, 60 दिन है, उसमें आप रैपिड रिवीजन करेंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को दोहराएंगे। जितना दोहराएंगे वो चीज़ें आपके अंदर बैठ जाएंगी, मतलब फिक्स हो जाएगा, राइट। मॉक टेस्ट आपको देना है, उसमें टेस्ट सीरीज देना है। मान लीजिए कि मॉक टेस्ट दिया, क्या कोई टेस्ट सीरीज दिया, आपका फिजिक्स का क्वेश्चन गलत हो गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन कोई गलत हो गया, या बायो का कुछ गलत हो गया, तो उसको एनालाइज करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे, उसके थ्योरी को आप पढ़ेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया है कि जो मुझे नहीं आया, तो उसको प्रॉपर रिव्यू करेंगे। इसमें वक्त लगता है, ऐसा नहीं कि आपने पेपर दिया 3 घंटे का बस हो गया, तो उस पेपर देने का कुछ फायदा होगा नहीं जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करेंगे। जो गलत हुआ है उसको फिर से सही नहीं करेंगे। अब गलत हो गया छोड़ देंगे, अरे इसका आंसर तो ये था, आंसर रटेंगे तो आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि गलत हुआ है तो क्यों हुआ है, उसकी थ्योरी के ऊपर जाइए, पढ़िए फिर से उस थ्योरी को, कौन सा फॉर्मूला लगा है उस फॉर्मूला को पढ़िए, कौन सा टॉपिक है उसको पढ़िए, ताकि फिर से ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो आप गलत एटलीस्ट ना करें, दोबारा गलत ना करें। तो इन सब में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैंने खुद जब किया था तो आप बिलीव नहीं करेंगे, आप हंसेंगे कि मैं 3 घंटे का जब पेपर देता था ना, तो मुझे करीब 5 घंटे लगता था उसे एनालिसिस करने में, क्योंकि आप समझ सकते हैं लेवल क्या था तैयारी का। बट मैं मानता नहीं, तो मतलब मैं हार नहीं मानता था। 3 घंटे का टेस्ट देता था, 4 से 5 घंटा उसका एनालिसिस करता था। बट हाँ, अगर वो क्वेश्चन फिर से अगर आ जाए ना तो गलत नहीं हो पाता था। इस हिसाब से आपको पढ़ाई करना। तो क्या लगता है आप 30 दिन में ऐसा कर पाएंगे? 30 दिन में सिर्फ 30 पेपर सॉल्व कर पाएंगे, है ना। अभी आपके पास PYQ है, अभी आपके पास पूरा 11th 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का थ्योरी है। ये 30 दिन में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। अगर आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, लोग बताते हैं कि नहीं नहीं 1 महीने में काफ़ी है, बट मेरे से नहीं हो पाया था। पता नहीं, अगर आप मतलब जेम्स बॉन्ड है, सुपरस्टार है, चैंपियन है, तो शायद 30 दिन में आपके लिए हो सकता है। बट मैं एक एवरेज स्टूडेंट मान के चलता हूँ कि इस वीडियो को एक एवरेज स्टूडेंट देख रहा है, मेरे जैसे स्टूडेंट देख रहा है, तो उसके लिए ये वीडियो है। अगर आप सुपर चैंप हैं कि मतलब 30 दिन आपके लिए काफ़ी है, जिसमें आप बहुत सारे मॉक टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज कर सकते हैं, PYQ 15 साल का 10 बार कर सकते हैं, और पूरे 11th 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कम से कम 10 बार उसकी थ्योरी को पढ़ सकते हैं, तो आप आप अप्रैल में अपने कोर्स को ख़त्म करिए, कोई आपके लिए प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, मार्च में कोर्स को ख़त्म करिए, मार्च में ख़त्म करिए, अप्रैल आपके लिए हो जाएगा। बट फिजिबल नहीं है, दिस इज नॉट अ फिजिबल। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए एटलीस्ट आपके पास 60 दिन होना चाहिए, 60 दिन से कम नहीं होना चाहिए। PYQ आपको सॉल्व करना है 15 साल का, कम से कम 10 बार, ताकि आपको पता चले कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आएगा। आपको PYQ एकदम याद हो जाना चाहिए कि हाँ ये 2018 में पूछा गया था, ये 2017 में पूछा गया था, 16 में पूछा गया। इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए। मैं जब तैयारी करता था 10-10 पेपर सॉल्व किया था, BHU, VMCC, AIMS, AIPMT, बहुत सारे पेपर सॉल्व करता था। इस 60 दिन में आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी। अपने आप को इंप्रूव करिए, जो कमजोर चीज़ है उसको मतलब कि उसे कमजोर मत बनने दीजिए, उसे मजबूत बनाइए। 60 दिन बहुत होता है, और 60 दिन में एक किया जा सकता है। टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, मैंने खुद देखा है, लास्ट टू लास्ट एक गर्ल थी, निकिता नाम था उसका, बहुत अच्छी तैयारी थी उसकी, और वो एग्जामिनेशन हॉल में जब पहुंची ना, तो उसको सारे क्वेश्चन आते थे, ट्रस्ट मी सारे क्वेश्चन आते थे, बट उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको टाइम मैनेजमेंट पे उसने काम नहीं किया। वो 60 दिन, इस 60 दिन को उसने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं किया। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने ऊपर 60 दिन नहीं देंगे, आप सीख नहीं पाएंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के क्वेश्चन को 2.5 घंटे 3 घंटे के अंदर में कैसे सॉल्व करना है। आप सिर्फ 30 दिन में नहीं सीख पाएंगे इस चीज़ को, है ना। अपनी स्पीड को बढ़ानी है, एक्यूरेसी को बढ़ानी है, दे रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम। खाली हवा में बोल देने से नहीं होता है। जब आप खुद करते हैं तब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ इसमें टाइम टेकिंग है। खाली हवा में बात करने से नहीं होता है, क्योंकि मैं आपके पाथ से गुजरा हुआ हूँ। आप जिस जगह हैं उस जगह मैं भी था, समझ रहे हैं।
तो सबसे पहले आपको एक्यूरेसी पे काम करना पड़ेगा, एक्यूरेट आंसर ढूंढना पड़ेगा, सही चीज़ों के पे काम करना पड़ेगा। जब सही चीज़ें जल्दी जल्दी होने लगेगी तो अपने आप स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, स्पीड अपने आप ही बढ़ेगी। हाउ टू अचीव इट? यस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि फॉलो योर टीचर्स, है ना। आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप जिस टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जिस एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, उसको डेडिकेटेड होकर फॉलो करिए। मैं प्लस पे पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाता हूँ, जिसका टाइम रहता है 5 से 6 और 6:15 से 7:45, यानी 2.5 घंटे की रोजाना क्लास होती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आप बिलीव नहीं करेंगे कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस टाइम पे आते हैं। स्लोगन है पूरे अनअकैडमी के प्लस पे कि 5 से 8 आओगे तो 360 मिलेगा, और वाकई मिलेगा, क्योंकि द रेगुलरिटी, द डिसिप्लिन इन वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अनअकैडमी प्लस पे में ये टाइम बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं और कमाल का प्रदर्शन करते हैं। तो आप किसी से भी पढ़ें, ये जरूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ से पढ़ रहे हैं, किसी भी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनको डेडिकेटेड होकर फॉलो करिए। आप सिर्फ एनसीईआरटी थ्योरी के लिए ही प्रेफर करिए, कोई भी रेफरेंस बुक, कोई भी मॉड्यूल्स वगैरह आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करें तो सिर्फ एनसीईआरटी पे बेस्ड एमसीक्यू करिए, इधर उधर के फालतू के गसले गले पुराने क्वेश्चन को करने का कोई भी महत्व नहीं बच गया है, क्योंकि नीट बहुत चेंज हो चुका है, जहाँ पे क्वेश्चन का लेवल अलग है, असर्शन रीजन है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसमें आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एमसीक्यू कहाँ से करूं, तो आप अनअकैडमी पे फ्री में, जी हाँ फ्री में, सुबह 9 बजे मैं पढ़ाता हूं। आप सुबह 9 बजे आके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, मज़ा आ जाएगा, आपको क्वालिटी नज़र आएगा कि हाँ ये क्वालिटी ऐसी ही होती है। और यस, स्टार्ट डे विथ योर रिविजन, है ना। रिवीजन से आप अपने दिन को स्टार्ट करना है ना। जब कभी भी आप पढ़ाई करिए, अपने रिवीजन से शुरू करिए, रिवीजन से करेंगे तब आपका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये भले ही 4 पॉइंट बहुत ही छोटी लग रही होगी, बट इसको अप्लाई करेंगे ना, और इसको डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करेंगे, तब जाके आप नीट को अभी से ही क्रैक कर सकते हैं, अभी से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। एक चार्ट बना लीजिए जिसमें आपको एनालाइज हो कि हाँ मेरे इतने चैप्टर हो गए, इतने चैप्टर बाकी हैं, ताकि आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। तो इन सब चीज़ों पे काम करिए, आप निश्चित ही नीट को क्रैक कर पाएंगे।